आज से हम लोग एक नया श्रृंखला शुरू कर रहे हैं 68वीं बीपीएससी के लिए। आज हम लोग प्राचीन भारत का सीरीज देखेंगे, जिसमें 38वां से लेकर के 67वां, जिसमें दोबारा भी हुआ था। आज तक जितना प्राचीन भारत का सवाल आया है सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि ट्रेंड क्या है कि बीपीएससी में 50% सवाल जो होते हैं करीब करीब रिपीटेड होते हैं, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट। इसी को हम लोग देखते हैं। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। पहला सवाल है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के नवीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? केवल हम लोग मेन चीज़ देखते चलेंगे। मेहरगढ़, जहाँ व्याख्या की जरूरत है वहाँ व्याख्या करेंगे। ठीक है, कहाँ पर मिल रहा है हम लोग को? मेहरगढ़ में मिला है। ठीक है, अब मेहरगढ़ अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। दूसरा, निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? कैल्कोलिथिक, इसमें क्या है? तांबा प्लस पत्थर, यानी ताम्रपाषाण। अगला है, हड़प्पा काल में मिट्टी के बने बर्तनों पर किस रंग का उपयोग होता था? आज भी हम लोग को वही होता है। क्या होता है? लाल रंग। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में को का जो वर्गीकरण होता है किस युग में डाला जाता है? इसको आध ऐतिहासिक, माने सबूत है लेकिन उसको हम लोग डिकोड नहीं कर सके, पढ़ नहीं सके। आध ऐतिहासिक। ठीक है, अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो नगरीकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण विशेषता हम लोग ने रोड हुआ, क्या? पक्की ईंटों का प्रयोग। पक्की ईंटों का प्रयोग से दो चीज़, विशाल स्नानागार, अन्नागार भी हम लोग देखते हैं, अनाज रखने का जो हाउस है, स्नानागार भी देखते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ा कैसे जाता है? एक तो पका हुआ ईंटा, कच्चा ईंटा नहीं था, पका हुआ ईंटा। सीमेंट का आविष्कार नहीं था, क्या था? जिप्सम और मोटार। ठीक है, अगला सवाल, हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। तो लोथल कहाँ पर है? लोथल क्या है? अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन बंदरगाह क्या है? लोथल। ठीक है, फिर देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 67वां में सेम चीज आया। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन है? तो लोथल। अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला है? तो बनावली से टेराकोटा का हल मिला है। बनावली कहाँ पर है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में। अगला सवाल, निम्नलिखित के किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कहाँ? कालीबंगा। ठीक है ना, कालीबंगा भी वर्तमान में कहाँ है? हनुमानगढ़, राजस्थान, घग्घर नदी के किनारे। कहाँ है? घग्घर नदी के किनारे। अगला सवाल 10वां नंबर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से रिलेटेड कौन नहीं है? ठीक है, तो इसमें रिलेटेड जो है उनका हम चर्चा कर लें। ठीक है, जिसमें R.D. बनर्जी, KL दीक्षित, M.N. वत्स है। तो व्याख्या जरा देख लिया जाए। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया, ये जुड़े हुए हैं। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे? राखला दास बनर्जी। ठीक है, इनके अलावा और बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, जैसे कौन है? दीक्षित हैं, R.N. स्टील, A. घोष है, J.P. जोशी हैं। इसमें एक ऑप्शन था जो नहीं था, उनके बारे में विशेषता क्या है? B.A. स्मिथ हड़प्पा की खोज से नहीं जुड़े हैं। तो ये B.A. स्मिथ हैं क्या? ये क्या है? भारतविद और कला इतिहासकार। भारतविद और कला इतिहासकार थे, इनका हड़प्पा से कोई मेलजोल नहीं था। अगला, बोगज कोई का महत्व बताइए, किस लिए महत्व है? ठीक है ना, बोगज कोई का इतिहास में किस लिए महत्व है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो बोगज कोई भारत में रहता है तो कोई विशेषता नहीं। ये कहाँ? एशिया माइनर में है। ठीक है ना, इसमें 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं, जिसमें किन किन भारतीय देवताओं का जिक्र है? वैदिक देवताओं का जिक्र है, इंद्र है, मिश्र है, वरुण है। ठीक है ना, इनका जिक्र है। तो अब इससे कुछ देखने होता है कि आर्यों का आगमन संबंधी जो सिद्धांत बना, एक सिद्धांत माना गया कहाँ से है? कि ईरान के रास्ते से भी हो सकता है आर्य आए होंगे। बहुत सारे मत है। तो एशिया माइनर में वैदिक देवी देवताओं का वहाँ जिक्र। अगला, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो पौरुषनी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है ना, 10 राजाओं का युद्ध क्या इंपॉर्टेंट है? व्याख्या थोड़ा देखें। इसको 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता है। ये कहाँ हुआ था? पौरुषनी नदी, वर्तमान में जो रावी नदी है उसमें। इसमें किन के बीच हुआ था? भारतों के राजा सुदास और राज्यों का एगो संघ था। इस संघ में आर्य के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातीय थे। इनके पुरोहित, 10 राजाओं के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। विजय कौन हुआ? भारतों का राजा सुदास विजय हुआ।
ठीक है। अगला सवाल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, मतलब मदिरा से रिलेटेड, पान से संबंधित कौन है? नौवां मंडल। नौवां मंडल किससे संबंधित है? सोम से संबंधित है। अब व्याख्या थोड़ा देखें, ऋग्वेद में कितने मंडल? तो 10 मंडल हैं। 9वें मंडल के 114 मंत्र, 9वां मंडल में 114 मंत्र है जो कि सोम को समर्पित है। ठीक है। सोम आर्यों का मुख्य पेय है जिसे मुजबंत पर्वतों से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10 मंडल में क्या है? 10 मंडल में फिर चारों वर्ण का उत्पत्ति का उल्लेख है। ऐसे एक लाइन लिख दिया, हमको यहाँ 9वां मंडल से मतलब था। अगला देखिए, रिपीट हुआ है सवाल फिर, ऋग्वेद संहिता के 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम और इसके पेय के लिए नामकृत देवता को है। अगला, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी हैं। अगला, भारतीय दर्शन बहुत सारा है, तो भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? ठीक है ना। तो परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वैशेषिक सिद्धांत के अंतर्गत कणाद जी ने किया है। ठीक है। ये क्या कहता है कि सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है, अणु परमाणु। और कणाद ऋषि इस जो दर्शन था वैशेषिक दर्शन, इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। ठीक है। अब अगला 2-4 क्वेश्चन हम लोग को गौतम बुद्ध और महावीर से मिलेगा, जो इसका एकदम VVI पैटर्न क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म, मृत्यु, ठीक ना, कहाँ कहाँ भ्रमण किए, कहाँ कहाँ इनका मुख्य जगह जीवन से संबंधित क्या रहा, इस पर आना ही आना है। जैसे पहला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है ना। अभी कहाँ पर है? ये वैशाली में है। कब हुआ था? 599 BC में हुआ था। ठीक है। थोड़ा और जिक्र, इनकी माँ का नाम तिरसला, जो कि कौन थी? लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ये ज्ञाता के क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। देखो, बड़ो भाई का नाम बता दिया, क्या? नंदीवर्धन थे। चलिए अगला। हाँ, अगला है कि महावीर जैन की मृत्यु किस जगह में हुई? ठीक है। तो कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। पावापुरी में। जन्म था 599, मृत्यु कब हो रहा? उनका 527 में, यानी 72 साल इनका आयु काल रहा महावीर जैन का। ठीक है। इसमें बहुत व्याख्या में लिखा है ना कि NCERT वगैरह को हम लोग देख दाख करके नवीनतम जो डाटा है उसी के आधार पर मैंने जन्म 599, मृत्यु 527, चूँकि BC में आया इसलिए उल्टा चलते आया है, इसलिए 599 पहले आया है, 527 बाद में आया है। 72 साल इनका जीवन काल था। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये सब आया हुआ सवाल और बार बार आता है। जमाली था, जो उनका दामाद था वही उनका क्या था? प्रथम शिष्य था। ठीक है। अब क्या था जरा सी देखा जाए, माता पिता का तो देख लिए, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है ना। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना की शादी किससे हुई थी? जमाली से हुई थी। जमाली के बाद में नहीं होता कि महावीर जी से कुछ डिस्प्यूट हो गया, उसके बाद क्या अलग हो करके ये बहुरतवाद नामक नया संप्रदाय की शुरुआत किया। चलिए आगे, कि निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन के, मतलब सबसे पुराना, पूर्वकालिक, पूर्व काल का सबसे पुराना, ठीक है ना, जो अर्थ भी समझना है वहाँ पर, जिसमें 14 पूर्व, इसमें ऑप्शन देखेंगे 12 अंग, 12 उपांग, 14 उपपूर्व, इसमें 14 पूर्व जो है सबसे पुराना है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, महात्मा बुद्ध पर आ गए स्वामी जी को छोड़ करके, कौन है? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था। यहीं पर 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन उन्होंने किया था। व्याख्या थोड़ा देखें। ठीक है ना। पहला धम्मचक्र परिवर्तन कहता है ना, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाया? बुद्ध परक कहलाया हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार आरंभ किया। ठीक है। कहते उरुबेला से कहाँ आए? सारनाथ आए। वहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इसमें क्या है? दुख, दुख के कारण, दुख का अंत, दुख का समाधान, इसी को 4 आर्य सत्य कहा गया है। दुख, दुख से संबंधित 4 बातें क्या है? दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का अंत क्या है, और दुख का समाधान कैसे है। ठीक है। अब आगे हम लोग
महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कब हुआ था, पहले इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 BC में जन्म हुआ और 483 BC में इनका क्या होता है, मृत्यु, जिसको महापरिनिर्माण कहते हैं। ठीक है, इनका महापरिनिर्माण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में, उनका पावापुरी में, इनका कुशीनगर में। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक कहता है ना, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं को संकलित करके 3 भाग में बांट दिया गया। इसी को त्रिपिटक कहते हैं, 3 पाठ 3 भाग। क्या, पहला विनय पिटक, ठीक है, दूसरा सूत्र, तीसरा अभिधम पिटक। अगला त्रिरत्न अथवा 3 रत्न, ठीक है ना, किससे संबंधित है, तो ये भी किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिरत्न या 3 रत्न, जिसमें सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या कहता है ना कि 3 आवश्यक, जैन धर्म में ये सब मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है, अभी हम लोग संवेद शिखर में देख रहे हैं, इन लोग संथारा कर करके अपना ये जान दे रहे हैं। तो ये सिखाए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए क्रिया बताए हैं। क्या क्रिया बताए हैं, इसी को नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है ना, इस त्रिरत्न का जो पालन करेगा उसको क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होगा। अगला सवाल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी बात जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक समान है, कहते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म समकालीन था, बहुत सारा साम्यता था, लेकिन कुछ कुछ क्या था, असमानता था। सबसे महत्वपूर्ण असमानता क्या था, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित, ठीक है ना, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को सपोर्ट किया, लेकिन ये अतिवादी रहा है। जैन धर्म क्या है, अतिवादी। अभी देखिए आत्मदमन, अभी जो उदाहरण हम लोग दिए संवेद शिखर पारसनाथ में, ये लोग अपना कुछ जान दे रहे हैं, उसके लिए अपना दमन कर दे रहे हैं। तो आत्मदमन ये वाली बात किस में है, बौद्ध धर्म में नहीं कहा गया है। ठीक है, देखिए अहिंसा दोनों में के लिए सही है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों ने बात किया, रीति रिवाजों की स्वीकृति दोनों ने बात किया, लेकिन आत्मदमन का बात, ठीक ना, ये केवल जैन धर्म की विशेषता है। चलिए, कहता है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, MBVI आया हुआ, फिर से आएगा, डिस्प्यूटेड सवाल था। पिछले बार BPSC डिस्प्यूट हुआ थी, सवाल को ही हटा दिया था, लेकिन बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट में इसको किस पीढ़ी का माना गया है, 5वां पीढ़ी का माना गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो अभी वृक्ष लगा हुआ है ओरिजिनल वृक्ष है। ठीक है, क्या है, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वो नहीं है जिसके नीचे बैठ करके बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग, ठीक ना, के अनुसार उसको शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद और भी कई बार वृक्ष का रोपण हुआ, ठीक ना, लेकिन जो 5वां पीढ़ी का जो वर्तमान स्वरूप अभी हम देख रहे हैं, इसको कौन लगाया, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है ना, यह हम लोग को कहाँ इसके बारे में जानकारी मिलता है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इसको 5वां पीढ़ी का बताया गया है। ठीक है, एकदम आने ही वाला सवाल है सब। अब अगला सवाल है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए किया गया, तो आजीवकों के लिए कहा गया। आजीवक कौन थे, कहता है ना, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट करके निवास स्थान बनाने के लिए कला का विकास हुआ। मौर्य कला में भी हम लोग देखते हैं, ये सब देखेंगे आगे। कहता है अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुने पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाया गया। ठीक है, कहता अशोक के समय बनी पहाड़ियों का क्या क्या नाम है, सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर। ठीक है, तो आजीवकों का संबंध किससे हो गया, बराबर की गुफाओं से। अगला सवाल, अब देखिए फिर अब पूछा गया है क्या है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखाली गोसाल थे। मखाली गोसाल हैं कौन, ये ठीक है, मखाली गोसाल कौन है, चलिए इसको रखते हैं, इसका व्याख्या बहुत लंबा है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन थे। उदयन, या क्वेश्चन बराबर आता है, उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। ठीक है ना, ये किसके से राजवंश का राजधानी रह चुका है, तो शिशुनाग वंश का, नंद वंश का, मौर्य वंश का। पाटलिपुत्र क्या पूर्ववर्ती में राजधानी रह चुका है। किन शासकों द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के लिए चयन किया गया। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या हो रहा है, उदयन। अगला सवाल, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया, जब बसाने का बात आएगा वर्तमान स्वरूप में क्या हो जाए, उदयन।
विश्व का पहला लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र की जगह नहीं है, यहाँ है गणतंत्र। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया। अगला, मगध राज की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो राजगिरह, राजगिरह। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक, ये जीवक नाम था। आजाद शत्रु वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। आजाद शत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश, ठीक है ना। आजाद शत्रु अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया था। आजाद शत्रु का हत्या कौन किया? उदयन किया था, ठीक है। BAU ये हो गया तीनों। ये लोग किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने की है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका। टाटा भी एक गाड़ी बनाया था इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। देखिए रिपीट सवाल है। मेगास्थनीज दूत था, सेल्यूकस का दूत था। अगला सवाल, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। इसका हत्या इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? ठीक है ना। तो गुजरात में पाया गया जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख मिला है जूनागढ़ में। अगला सवाल, निम्नलिखित राजाओं में किसने जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल। खारवेल का जैन धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव था। तो खारवेल से रिलेटेड हाथी गुम्फा का अभिलेख हो गया इसमें, ठीक है ना। और हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। अगला, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किनसे वंश था? छेदी वंश से था। प्राचीन भारत में नेपोलियन समुद्रगुप्त, गुप्त सम्राट जिसे हुनों ने पराजित किया था स्कंदगुप्त, ठीक है। कहता है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई भूमि को अपरहत कहा जाता है, ठीक है ना। कहता है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 515 से लेकर 520 ईस्वी। गौतम बुद्ध महावीर को हम लोग BC में पढ़े, BC माने यहाँ से 0 तक आया। अब 0 से इधर चलने लगे तो क्या हो गया? AD यानी ईस्वी। इधर क्या था? ईसा पूर्व, ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्रा VVI क्या है? हर्षवर्धन, H से ह से हर्ष, ह से वेंस। अब बुक कौन लिखे? CU की उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, CU की। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? राज तरंगिणी। इसमें किसका विवरण है? तो कश्मीर के इतिहास का विवरण है, ठीक है। अगला, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में था, ठीक है। इसकी स्थापना कौन किया था? पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह, ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा? तो धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा हुआ था। इस पर बहुत डिस्प्यूट है। अभी चलिए रामचरितमानस का, ठीक है। इसका सवाल नहीं है देगा, अगर दे दिया तो क्या क्योंकि रिपीट कर देता आंख बंद करके क्वेश्चन। धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है। अगला, पाणिनि ने 2 तरह के सूत्र का वर्णन किया है, निर्वासित और निर्वासित। तो निर्वासित जिसको भगा देते हैं उसको क्या कहते हैं? अस्पृश्य, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? तो क से कनिष्क, क से कश्मीर, कश्मीर में। कहता है बौद्ध धर्म का चौथा और अंतिम संगीति कहाँ हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडलवन, क 4 बार है। क से कुषाण, कनिष्क, ठीक ना, फिर कश्मीर, फिर कुंडलवन। अध्यक्षता कौन थे? वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप थे। ये चारों बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कौन राजा थे? कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष? क्या क्या किया गया? करना ही करना है, 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। अगला, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। प्रथम कहाँ था? राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ? ये देखिए 3 बार क्वेश्चन आया है, राजगृह में हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख घटनाओं को खत्म मिलाइए, ठीक है। जन्म लुम्बिनी जंगल नेपाल, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, ठीक है। प्रथम प्रवचन दिए हैं जाके सारनाथ, और निधन हुआ था कुशीनगर में। इनका निधन को महापरिनिर्माण भी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल, बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध। घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है एकदम।
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए 8वां 9वां बार क्वेश्चन आ गया रिपीट। कहता है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस युग में प्राप्त हुआ। देवता कब मिला? जब चौथा बौद्ध संगति हो गया, उसी में 2 शाखा में बौद्ध धर्म बढ़ गया, हीनयान एक महायान। महायान से संबंधित समझिए उनको महान घोषित यानी भगवान घोषित कर दिया गया। यानी चौथे बौद्ध संगति के बाद महात्मा बुद्ध को भगवान का स्वरूप दिया जाने लगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ था? वैशाली में था। लिच्छवियों द्वारा कहाँ किया गया था? वैशाली में। क्वेश्चन रिपीट है। 16 महाजनपद की सूची कहाँ उपलब्ध था? अंगुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त युग। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी क्यों लागू किए थे? एक मध्यकालीन भारत वाला घुसा दिया, देख लेते हैं। सैनिकों की सुगमता के लिए। अगला सवाल क्या है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। ठीक है। गुप्त काल का पतन, इसका भी पतन। ठीक है। महाविहार को राजकीय प्रचलन मिलना बंद हो गया। सही है। अगला, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता बिंबिसार के समय था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र और गिरिब्रज दोनों ऑप्शन हो जाएगा। पाटलिपुत्र भी थी, गिरिब्रज। राजगिरा पहला था, फिर बाद में क्या बना? पाटलिपुत्र बना। ताकि देखिए व्याख्या में है, मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज, बाद में क्या उदयन इसको कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए क्या होगा? गिरिब्रज होगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन रहा? तो मौर्य का शासन रहा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? तो विशाखा दत्त में। विशाखा दत्त कौन लिखा गया है? विशाखा दत्त एक लिखा था मुद्रा राक्षस। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर इसको बिरसल, कुलहीन ये सब वर्ड से भी प्रयुक्त किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद था, सिकंदर महान के समकालीन था। अगला, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? तो लकड़ियों से बना हुआ था। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में किसी मौर्य राजा ने दक्कन की विजय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्कन विजय की प्राप्ति का सटीक ऑप्शन यही है इसमें। ठीक है। ओके। अशोक कहाँ पर जाकर रुक गए थे? वहीं पर बगल में अपना उड़ीसा तक है। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत। देखिए डायरेक्ट कैसे हुआ? इनडायरेक्ट सवाल है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिशिलालेख से हमको पता चलता है कि ठीक ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी भारत तक भी पहुंच था, दक्कन तक पहुंच था। अगला, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के राज में शामिल नहीं था? कौन सा क्षेत्र है? तो अफगानिस्तान है, बिहार है, श्रीलंका है, कलिंग है। इसमें क्या है? श्रीलंका शामिल नहीं था, क्योंकि श्रीलंका को ये लोग कौन सा सीमावर्ती राज्य कह के बुलाए हैं, सीमावर्ती राज्य। अगला, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में स्थापित हुई थी? तीसरा हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है। इसमें मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में ये हुआ था इसका। यानी जो चारों बौद्ध संगीति को याद रख लेना। कहाँ हुआ था? चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडलबन। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ये प्राकृत है। निम्नलिखित में प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है? खरोष्ठी। क्या हुआ? दाहिने से बाएं लिखे जाते हैं, दाहिने से बाएं लिखे जाते हैं। अगला, अशोक का धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? राज्य के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, मतलब बृहद ये है सिद्धांत है। कोई बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ। ठीक है ना। इसमें वो खुद को बौद्ध का सम्राट घोषित करते हैं। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। 86 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर ध्यान है? ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये भी बहुत सारे पहलू पर, सबसे मुख्य है राजनीतिक, सबसे मुख्य है राजनीतिक। जब उस समय यह पूछा गया 44वां में, जब ऑप्शन ई नहीं था। अब
2017 में फिर पूछा गया यही सवाल, जब ऑप्शन ही है। तो उसमें कौटिल्य के पुस्तक का मुख्य मतलब यह किस विषय पर आधारित है, देख लीजिए यही में। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक में राजनीतिक चुनना पड़ा, VVI राजनीतिक, लेकिन यहाँ आर्थिक शासन के सिद्धांत, विदेश नीति, धन सच्चा, सबका कुछ ना कुछ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन के अनुसार देखना होता है, एक ही सवाल कहाँ सही है कहाँ गलत है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितना श्रेणी में बांटा, VVI क्वेश्चन, 7 श्रेणी में। नाम भी है दार्शनिक, अब आएगा को ऑप्शन जो है निगेटिव है ना, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद में। चलिए अगला, मौर्य काल में 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। देखिए मिलता जुलता है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी कौन से लिखे हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया नामक एक अनाम नाविक ने लिखा है। ठीक है, जो BPSC जब क्वेश्चन पूछा था 64वीं में, इसका ऑप्शन ई माना गया था BPSC के द्वारा। अगला सवाल है, वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो इंडिका में वर्णन है। मेगास्थनीज जो इंडिका लिखा उसी में वर्णन है। ठीक है, ये 5 मेंबर का 6 समिति था, उसके द्वारा ही नगर का प्रशासन देखा जाता था। समिति विधि उसी समय से स्टार्ट है। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ही मानना पड़ रहा है। ये हो जाएंगे तो फिर उदयन हो जाएंगे। सर्वप्रथम वर्ड, ठीक ना, या किन किन ने बनाया, इस पर ध्यान देना है हमको। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो सबसे पहले क्या है, बीमा कदफिसेस, कुषाण शासक थे, कुषाण शासक। ठीक है, कहता है कला की कंधार श्रेणी किसके समय फली फूली है, तो कुषाणों का समय क्या है, ये फली फूली है। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें से किस शासक ने चौथा बौद्ध संगीति, मतलब किस शासक के समय चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, तो याद है ना, 4 फोड़ के कनिष्क हुआ, कुषाण हो गया, तो कौन हो गया, कनिष्क। अगला, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, कण्व वंश ने किया। शुंग के बाद किसका है, कण्व वंश। दोनों क्या है, ब्राह्मण वंशी थे, दोनों क्या थे, ब्राह्मण वंश थे। अगला सवाल, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है, क्या हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, खारवेल, खारवेल हाथी गुम्फा। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता हाथी आई थी, कौन सा था, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय है, क्या है, समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त बना, लेकिन वह शकों के आक्रमण के समय सक्षम विरोध नहीं कर पाए। इसको देखते हुए उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का हत्या करके उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और शकों के विरुद्ध विजय भी प्राप्त किया, पुराना इतिहास है। ठीक है, चलिए, नगरों का क्रमिक पतन किस मतलब किस काल की प्रमुख विशेषता, तो गुप्त काल, यहीं से पतन भी स्टार्ट हुआ। स्वर्ण काल भी था, तो यहीं से स्वर्ण काल का पतन भी हम लोग देखते हैं। 100 नंबर है, निम्न कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार का प्रमुख केंद्र था, कौन कौन सा बंदरगाह था, तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरोच, केम्बे, सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन। जैसे देखें, बंगाल में ताम्रलिप्ति था। ठीक है, पश्चिम भारत में कहाँ था, भरोच में क्या था, भृगु कक्ष था। कल्याण, केम्बे में क्या था, मतलब उत्तर भारतीय था, मतलब 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस शासन वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, तो गुप्त वंश। ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिया है। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या था, 1/6, उपज का 6ठा भाग। ठीक है, अब भूमि कर को उद्रंग कहा गया है, उद्रंग VVI है, 1/6 भाग है, उद्रंग कहा गया। अगला, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन है, तो गुप्त काल का देन है। निम्नलिखित में किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है, तो आर्यभट्ट। ठीक है ना, आर्यभट्ट जी का कहना था कि अपने अक्ष पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, अगला सवाल कहता है ना, औषधि के क्षेत्र से कौन जुड़े हुए हैं, तो सुश्रुत जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ सवाल है गुप्त काल में औषधि से कौन जुड़े हैं, तो गुप्त काल में इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल के सुश्रुत नहीं थे। अगला, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की, तो पुष्यभूति ने की।
कहाँ की थी? तो थानेश्वर में किया था। अगला सवाल, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 108 नंबर, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्र का उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा था, मथुरा। कवि बान, ठीक है ना, कवि बान है वो कहाँ का निवासी था? तो पाटलिपुत्रा का था। ये बान को बान भट्ट कहा गया था जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, इसका प्रमुख कौन कौन सा रचना है? हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक। अब चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 671-72 में। ठीक है ना, ये कहाँ गया था? नालंदा। ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय का तो भ्रमण किया ही है सभी को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आए? इंपॉर्टेंट, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। ठीक है, अब कुमार गुप्त का प्रसिद्ध उपाधि क्या था? महेंद्रादित्य का, महेंद्रादित्य। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? जावा सुमात्रा से था। अगला, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन है जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना के लिए रखरखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव जमीन भी देने की प्रार्थना की? तो क्या है? बालपुत्र देव, बालपुत्र जावा सुमात्रा के थे। ठीक है ना, इन्होंने ये अनुरोध किया था ना। सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि देख लेना, सुवर्ण भूमि। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन सा था? ठीक है ना, अब क्या है? तो मुस्लिम वर्ग का आक्रमण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि न तुर्क मतलब बख्तियार खिलजी के आक्रमण द्वारा इसको नष्ट किया गया था। कहता है भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार था ये। ठीक है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? चंदेल थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय कब का है? 950 से 1050 का। ठीक है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के स्थापक कौन है? धर्मपाल। कहाँ है? अभी वर्तमान भागलपुर में विक्रमशिला। ठीक है, अगला, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चेर चोल पांडे का हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ है। चेर चोल पांडे का हुआ है लेकिन कदम्ब का नहीं हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? भीवियाई, कपास के व्यापार का, ठीक है ना, महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में था उरैयूर। ये चोलों का राजधानी भी था। अगला, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन से थे? विशाख दत्त थे। ठीक है, इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल और कुलहीन बोला गया था। और घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर क्या लिखा है? टीका लिखा है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन से थे? चंद्रबाई। स्वप्न वास दत्ता के लेखक कौन थे? तो भास थे। कुमार संभवम महाकाव्य किन्होंने लिखा है? तो कालिदास जी ने लिखा है। किराता अर्जुनीय पुस्तक कौन लिखे? भारावी। अर्जुन और किरात का, ठीक है ना, भी जो युद्ध है उसी को क्या है? भारावी द्वारा लिखा गया है, किरात अर्जुन। उस सूरत का नाम बताए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो क्या है? मौन है। अब बाकी संगम या जातक में मिल जाता है हम लोग को। हर्षचरित बाण भट्ट। चोल का संस्थापक कौन था? चोल वंश का विजयालय था। चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था? या चोल काल तो क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम स्वशासन। अभी भी मेंस का एक वीवीआई, सबसे वीवीआई क्वेश्चन क्या है? चोलों का ग्राम प्रशासन, चोलों का ग्राम स्वशासन। अगला, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल है। तो वही स्थानीय शासन घुमा करके 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। मंदिर छोटा छोटा लेकिन द्वार क्या है? बड़ा। इस प्रकार हम लोग मध्यकालीन आधुनिक से लेकर के और सारा सीरीज करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।